नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अब गुजरात की लड़ाई अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और सोमवार यानी 5 दिसंबर को आखिरी दौर की वोटिंग होगी। आज हम आपको गुजरात की चुनावी राजनीति की पूरी एबीसीडी समझाएंगे। आज का विश्लेषण देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि गुजरात की जनता का चुनावी डीएनए क्या है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर गुजरात के लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों से बीजेपी के मोह को तोड़ पाएगी, जो कांग्रेस पिछले 27 वर्षों में नहीं कर पाई। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा गुजरात के 10% मुस्लिम वोटर। वो इस बार क्या करेंगे, यह भी देखने वाली बात है। इसके बाद हम आपको सत्येंद्र जैन की जेल में चल रही ऐश पर जांच कमेटी की एक विस्फोटक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसने सत्येंद्र जैन की पोल खोल दी है। इस जांच रिपोर्ट में लिखा है कि सत्येंद्र जैन की आवभगत में लगे जेल के कैदी स्वेच्छा से नहीं उनकी सेवा कर रहे थे, बल्कि उन्हें डरा धमकाकर यह करने के लिए मजबूर किया गया। सत्येंद्र जैन का परिवार सारे नियमों को तोड़कर जब चाहे तब उनसे मिलने जाता था और सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बाकायदा अपना दरबार लगाते थे। और आज ये जांच रिपोर्ट आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आप ये सब सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में क्या क्या हो सकता है। और आखिर में हम आपको एक ऐसे चिप के बारे में बताएंगे जो इंसानों के दिमाग में फिट किया जा सकता है, और इसके बाद जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनका इलाज संभव हो जाएगा। इस चिप को बनाने का आइडिया उसी व्यक्ति का है जिसने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है, जिनका नाम है इलॉन मस्क। ये भविष्य की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की सिर्फ शुरुआत भर है और हो सकता है कि आने वाले जमाने में इसी तरह के चिप से करोड़ों इंसानों को एक रोबोट की तरह कंट्रोल किया जाने लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। गुजरात में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार फुल स्पीड में है। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन अहमदाबाद में रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री भद्रकाली मंदिर में भी गए और आरती में शामिल हुए। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने मेहसाणा और आणंद में रैलियों को संबोधित किया। बनासकांठा में प्रधानमंत्री ने पहले फेज में बीजेपी को ऐतिहासिक सीटें मिलने का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई जगहों पर रैली की। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरावली में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल गुजरात में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 दिसंबर को 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रचार का शोर थम गया। एमसीडी के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान है, जिसमें करीब 1350 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रैली की तो दिल्ली के सीएम ने बड़ा दांव खेला। दिल्ली सरकार ने योग टीचर्स की सैलरी देने का ऐलान किया और कहा कि आपका भाई जिंदा है। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ने दिल्ली के कारोबारियों के साथ टाउन हॉल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान ज्ञानचंद नाम के एक बुजुर्ग कारोबारी दुकान सील होने की शिकायत करने के बाद फूट फूट कर रोने लगे। पंजाब विधानसभा में हार के बाद बीजेपी अभी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। इसी के तहत जेपी नड्डा ने पंजाब के तीनों दिग्गज नेताओं को अपनी टीम में जगह दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रहे जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। शेरगिल ने इसी साल अगस्त में कांग्रेस छोड़ी थी। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ को भी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में सीएमओ में तैनात उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 महीनों में कई बार एजेंसियों ने सौम्या चौरसिया से पूछताछ की थी। ईडी ने आयकर विभाग की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफिस में उप सचिव पद पर तैनात सौम्या चौरसिया अवैध खनन मामले में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर थी। ईडी से पहले आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा था। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की सभा में जबरदस्त हंगामा हो गया। नीतीश कुमार की जनसभा में सीटीईटी और बीटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद अभ्यर्थियों और नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। इस हंगामे का वीडियो सामने आया है, जिसमें मारपीट होते देखा जा सकता है।
सीटेट और बीटेट काफी लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को बीजेपी का समर्थन मिला। संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि 15 दिसंबर तक 10 लाख जॉब देगी बिहार सरकार, नहीं तो बीजेपी सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगी। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को आज कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपने परिवार के साथ आत्मसमर्पण करने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे थे। कोर्ट ने इरफान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इरफान और रिजवान सोलंकी पर जमीन विवाद में एक महिला के घर को जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगाए गए जाति विरोधी स्लोगन को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति की ओर से जांच के आदेश दिए गए। इस बीच जेएनयू विवाद को लेकर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाई हिंद की साठगांठ का नतीजा है, तो कांग्रेस के नेता उदित राज ने जातिवादी नारेबाजी को सरकारी प्रोपेगेंडा बताया। विश्वविद्यालय की दीवारों पर अज्ञात लोगों ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के खिलाफ नारे लिखे थे, जिसे लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किसने किया है। ये जांच के बाद ही सामने आएगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको गुजरात की चुनावी राजनीति की पूरी एबीसीडी बताएंगे और आज का विश्लेषण देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि गुजरात की जनता का चुनावी डीएनए क्या है और उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर गुजरात के लोग वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों से बीजेपी के मोह को तोड़ पाएगी, जो कांग्रेस पिछले 27 साल में नहीं कर पाई। आज इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर यह भी होगा कि गुजरात के 10% मुस्लिम वोटर क्या सोच रहे हैं, वो इस बार क्या करेंगे, ये भी बड़ी देखने वाली बात है। ये तमाम बातें आज के विश्लेषण में होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको आज के चुनाव के कुछ रंग दिखाते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे ये चुनाव समाप्ति की ओर चल रहा है, पूरे देश में इस चुनाव को लेकर बड़ी उत्सुकता है और पूरे देश में, चाहे लोग गुजरात के हों या बाहर के हों, अब ये जानना चाहते हैं कि गुजरात में क्या होगा। आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया, जिसमें कल ही की तरह हजारों लोग शामिल हुए। और बड़ी बात यह है कि इस रोड शो के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के एक मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आज हम आपको यहां दिखा रहे हैं। उनका जीर्णोद्धार करना और उनका पुनर्निर्माण कराना एक बड़ा, जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको कहते हैं हम कि लोकतंत्र की जो पूरी भावना है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस चुनावी प्रक्रिया को हमें उस तरह से भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो कोशिशें हो रही हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत। और आप देखें पिछले 2014 के बाद से अब तक क्या हुआ है, तमाम परियोजनाएं, उसमें सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो भी उसमें शामिल है। जिस सांस्कृतिक नवजागरण और आध्यात्मिक उन्नयन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है इस देश में, किस तरह से उसको आंकेंगे, किस तरह से उसका वर्णन करेंगे, किस तरह से बताएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, बस मैं आपको इसी गुजरात के इस अहमदाबाद से जो जिस सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं, वो उसको एक भारत का मूल स्वभाव और मूल भाव का, जो आप कह सकते हैं कि ये हमारी विलोपित एक। तो प्रधानमंत्री आज मंदिर भी गए। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा में स्थित ओगढ़नाथ मंदिर के भी दर्शन किए, और यह मंदिर चुनावों में बड़ा अहम माना जाता है। बनासकांठा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर इस मंदिर का बहुत प्रभाव है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यहां जाना बीजेपी को काफी फायदा दिला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी एक रैली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया है और यह कहा है कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि यह भारत तोड़ो यात्रा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाना ही जानती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके आज के रोड शो की। કોંગ્રેસ જ્યારે ઈવીએમ ને કોસવાનું ચાલુ કરે એમ કે
કે ઈવીએમ માં ગડબડ છે, ઈવીએમ ને રહી જાય તો આમ કરજો, ઈવીએમ એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે અને કોંગ્રેસે મતદાન પતે પહેલા ચાલુ કરી દીધું કે ईवीएम 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 ईवीएम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही यह इशारा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हारेगी और हारने के बाद वो एक बार फिर से सारा दोष ईवीएम पर डाल देगी और कहेगी कि ये चुनाव फिक्स्ड हैं और ईवीएम में सेटिंग की गई है। ये बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के मन में, उनके दिलो दिमाग में आज ही डाल दी है, चुनाव के नतीजों से पहले ही। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है और अब भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का सारा फोकस सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ही है और 80 वर्ष के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले गुजरात में प्रचार अभियान इस समय कर रहे हैं। आज खड़गे गुजरात के वडोदरा और अरवल्ली में थे, जहां उन्होंने बीजेपी से पूछा कि उसने 27 वर्षों में गुजरात के लिए किया ही क्या है। और गुजरात अब 27 साल से मोदी जी और बीजेपी के हाथ में ही है। अब 9 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी गुजरात का जीडीपी क्यों गिर रहा है? गुजरात के लोग दिन पे दिन क्यों गरीब हो रहे हैं और चंदी लोग अमीर हो रहे हैं? आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात के हिम्मतनगर में थे, जहां उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। उनके रोड शो के दौरान उन्होंने पंजाब के लोगों के बिजली के बिल सड़कों पर फेंकने शुरू कर दिए और कहा कि गुजरात के लोग अगर चाहते हैं कि उनका बिजली का बिल भी जीरो आए तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना वोट दें। काम कर देना, आप पढ़ के सुना देना सर, कितना कितना बिल है, टोटल कितना है? नीचे जीरो है, जीरो जीरो। ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ, कहाँ का बिल है, कौन से जिले का? पंजाब का है। आपने जिला कोटकपुरा या कोटकपुरा, जहाँ से हमारे पंजाब के विधानसभा के स्पीकर एमएलए हैं। कोटकपुरा जीरो। ये रख लेना भाई साहब, भाजपा वालों को दिखा देना। बहुत बड़े हैं मेरे पास, ये दिखा लेना। हम हवा में बात नहीं करते, हम काम करते हैं, दिखा देना उनको जिन्होंने अभी 2.5 यूनिट महंगी की है बिजली गुजरात की। 1 मार्च से आपका बिल जीरो आएगा भाई साहब। असल में इस बार अगर आप देखें तो गुजरात के चुनाव प्रचार में एक तरफ बीजेपी का गुजरात मॉडल है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है। और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह उन्होंने दिल्ली के लोगों को फ्री के माल की आदत डाल दी है, जिस तरह पंजाब के लोगों को फ्री के माल की आदत डाल दी है, दिल्ली के लोगों को अब आदत डल चुकी है कि उन्हें ना बिजली का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है। इसी तरह पंजाब के लोगों को भी अब आदत पड़ गई है कि वो कोई बिल नहीं देना चाहते। साथ ही आम आदमी पार्टी की जो प्रचार की रणनीति है वो इसी बात पर है कि आपको कोई बिल ना देना पड़े और आगे चलकर यह भी होगा कि आपको नौकरी भी ना करनी पड़े, शायद आपको काम भी ना करना पड़े, आपको घर बैठे ही कुछ पैसा मिलता रहेगा। ये उनका पूरा बिजनेस मॉडल है आम आदमी पार्टी का। अब बड़ी बात यह है कि गुजरात के जो लोग हैं वो बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, पैसा कमाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं गुजराती। अब वो आम आदमी पार्टी के इस झांसे में आएंगे या नहीं, इस लुभावने ऑफर को वो स्वीकार करते हैं या नहीं, ये इस चुनाव में पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि क्या आम आदमी पार्टी
पंजाब में उनके लिए काफी आसान रहा, दिल्ली में भी उनके लिए काफी आसान रहा, लेकिन क्या गुजरात की राजनीति में प्रवेश करना उनके लिए इतना ही आसान होगा? और क्या गुजरात के लोग दिल्ली के वोटर से अलग हैं? क्या गुजरात के वोटर पंजाब के वोटर से अलग हैं? या फिर गुजरात के वोटर भी इस फ्री के माल के चक्कर में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि अग्नि परीक्षा है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की बल्कि गुजरात के वोटर्स की भी ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगा के रखा है, जो दिल्ली के विकास मॉडल को अब गुजरात के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हेडलाइंस कैसे लेनी है, लोगों को लुभाना कैसे है, कैसे लोगों के बीच जाकर पंजाब के बिजली के बिल को ऐसे हवा में लहरा देना है, इन सब कामों में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बहुत शानदार, उनके स्किल्स हैं, वो समझते हैं जनता की भाषा, और जनता की भाषा में कैसे प्रचार करना है, उनके सामने कैसे तालियां बजवानी है, वो सब जानते हैं। अब देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये तो चुनाव प्रचार है, बीजेपी अपने स्टाइल से कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने स्टाइल से कर रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले, आपको आंकड़ा दिखाने से पहले, तो उसमें दिलचस्प बात यह है कि इस बार गांधी परिवार ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है। और 80 वर्ष की उम्र में खड़गे अकेले अपने दम पर गुजरात में मेहनत कर रहे हैं। वो लगातार चुनाव प्रचार में हैं, वो रैलियां कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अभी भी अपने भारत जोड़ो यात्रा में ही व्यस्त हैं। वो सिर्फ एक बार गुजरात आए हैं, उसके अलावा उन्होंने गुजरात की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वो अपनी फोटो खिंचवाते हैं मंदिर में जाते हुए, और वो फोटो वो शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहते होंगे कि मैंने एक फोटो या वीडियो बना लिया है मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, अब आप इसी को सर्कुलेट कर दीजिए और आपको जितना फायदा उठाना है गुजरात के चुनाव में वो आप इस फोटो से उठा लीजिए, इस वीडियो से उठा लीजिए। अब देखिए, तो हमने आपको तीनों की रणनीति बता दी है। अब आंकड़े क्या कहते हैं। पहले चरण की वोटिंग में 7% की गिरावट के बाद अब सभी पार्टियों की नजर दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग पर है। दूसरे चरण में कुल मिलाकर 93 सीटों पर चुनाव होना है। वर्ष 2017 में बीजेपी ने इन्हीं 93 सीटों में से 51 सीटें जीती थी और उसका वोट प्रतिशत लगभग 49% था। कांग्रेस ने इन्हीं सीटों में से 39 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर था लगभग 41%। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। बड़ी बात यह है कि 2017 के चुनाव में पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग हुई थी। उस समय पहले चरण में लगभग 67% वोट डाले गए थे, जबकि दूसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज था लगभग 70%। अब अगर इस बार भी ऐसा होता है, यानी पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग होती है, तो इससे बीजेपी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इसे आप कुछ और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कर सकते हैं। गुजरात का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, हमने आज उसको स्टडी किया है। पिछले 25 साल में यह पैटर्न क्या कहता है। वहां सत्ता परिवर्तन तब होता है जब वोटिंग परसेंटेज में 13% से ज्यादा की वृद्धि होती है। 13% का जंप जब आता है वोटिंग परसेंटेज में। गुजरात में आखिरी बार सत्ता परिवर्तन हुआ था वर्ष 1995 में, जब बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई थी। और बड़ी बात यह है कि यह सत्ता परिवर्तन इसलिए हुआ था क्योंकि तब पिछले चुनाव के मुकाबले गुजरात में 13% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। यह एक बड़ी बात है। 1995 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब वोटिंग परसेंटेज में इतना बड़ा जंप आया हो, और इसलिए गुजरात में 2 दशकों से कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और वहां लगातार बीजेपी की सरकार है। यानी इससे यह पता चलता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहे या उसमें 2 से 3% का मामूली उतार चढ़ाव होता भी रहे, तो इसमें बीजेपी के लिए खतरे की कोई बात नहीं है। बीजेपी के लिए खतरा तब होता जब वोटिंग परसेंटेज 7% कम होने की बजाय 7% बढ़ जाती, तब बीजेपी को सोचने की जरूरत थी। नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी राज्य में जब वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचता है तो उसके दिमाग में 2 बातें होती हैं। वोटर बड़ी संख्या में उत्साह के साथ क्यों बाहर निकलता है। पहली बात, या तो वो किसी पार्टी को यानी सरकार को हटाने के लिए वोट करता है, या फिर वो किसी दूसरी पार्टी को बचाने के लिए वोट करता है। यानी या तो सरकार को हटाना है उसे, या फिर सरकार को बचाना है। दोनों कारणों से वो वोट करने के लिए बाहर निकलता है।
गुजरात में पहले चरण की वोटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि गुजरात के ज्यादातर लोग बीजेपी को हटाने के मूड में नहीं है। इसलिए हटाने के लिए जो उत्साह चाहिए होता है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, बदलाव का वो उत्साह गुजरात के वोटर में दिख नहीं रहा और इसीलिए पहले के मुकाबले कम लोगों ने वोट डाला। और आज वो शायद ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी आसानी से जीत ही जाएगी, इसलिए वो बीजेपी को बचाने के लिए भी पोलिंग बूथ तक शायद नहीं जा रहे हैं। यानी दोनों तरीके से अब आप समझ लीजिए, उन्हें बदलाव नहीं चाहिए इसलिए वो बदलाव वाला उत्साह नहीं दिख रहा है, और बीजेपी उन्हें खतरे में भी नहीं दिख रही कि वो बीजेपी को बचाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलें, वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए पहले चरण में इतनी कम वोटिंग हुई है। दूसरी एक बड़ी बात यह भी है कि जो बदलाव चाहने वाला वोटर होता है वो ये देखता है कि बदलाव लाने वाली पार्टी कितनी मजबूत है और बदलाव लाने वाली पार्टी कितनी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है और क्या वो बदलाव ला भी सकती है या नहीं। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि जो लोग ये पहले समझते थे कि कांग्रेस बदलाव ला सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों की आखिरी उम्मीद कांग्रेस ही है जो बदलाव चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्योंकि बहुत ज्यादा जोर लगाकर इस बार गुजरात में चुनाव लड़ ही नहीं रही है, इसलिए यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को वोट देने वाला वोटर इस बार बाहर ही ना निकला हो, क्योंकि उसमें कोई उत्साह नहीं है। वो जानता है कि बदलाव तो होने वाला है नहीं, इसलिए बाहर निकलकर क्या फायदा। यह भी हो सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि वर्ष 2002 का गोधरा कांड कैसे बीजेपी के लिए वो फेविकोल बन गया, कैसे वो गोंद बन गया जिसने बीजेपी को राज्य की सत्ता से अब तक चिपका कर रखा है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। वर्ष 1995 और उसके बाद गुजरात में जितने भी चुनाव हुए उनमें बीजेपी कभी नहीं हारी। 1995 में जब बीजेपी ने गुजरात में पहली बार सरकार बनाई थी तब वहां लगभग 65% वोटिंग हुई थी और इसके बाद 1998 में लगभग 60% वोटिंग हुई, लेकिन 2002 में 61.5% वोटिंग हुई, 2007 में 60% वोटिंग हुई और अगर आप बड़ी बात यहां देखेंगे 2012 में 71% वोटिंग हुई। अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग 2012 में हुई है और 2017 में 69% वोटिंग हुई गुजरात में। तो अगर आप ये 95 से लेकर 2017 का ग्राफ देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 2012 में, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 27 साल में हुए ये उन 6 चुनावों का वोटिंग प्रतिशत है जब बीजेपी हर बार जीती है और इसमें 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि इन 6 चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 2002 के चुनावों में ही था। वैसा वोट शेयर बीजेपी को दोबारा कभी नहीं मिला और उस समय बीजेपी को 49.85% वोट मिले थे। आप लगभग 50% वोट मान लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है। गुजरात में लगभग 50% वोट बीजेपी को मिले थे 2002 में। असल में 2002 से पहले जब 1998 में गुजरात में चुनाव हुए तब बीजेपी का वोट शेयर 45% से कम था, लेकिन 2002 में उसका वोट शेयर 5% बढ़कर 50% के आसपास पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ा उछाल था, बहुत बड़ा जंप था और ये गोधरा की वजह से हुआ था। इन वोटों के पीछे गोधरा कांड एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फरवरी 2002 में उग्र भीड़ ने गुजरात के गोधरा में, आपको याद होगा, कार सेवकों से भरी ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी थी जिसमें 59 लोग मारे गए थे। और गोधरा कांड के बाद जब दिसंबर 2002 में चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी का वोट शेयर न सिर्फ 5% बढ़ गया था बल्कि उसने आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा 127 सीटें उस समय गुजरात में जीती थीं और तब शानदार तरीके से अपनी सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। 2002 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब बीजेपी ने 127 सीटें जीती हो। यानी 2002 के गोधरा कांड ने बीजेपी के लिए एक गोंद की तरह काम किया, जिसकी वजह से वो गुजरात की सत्ता से लगातार चिपकी रही। और इसके बाद हम ये नहीं कह रहे बीजेपी ने काम भी अच्छा किया होगा, विकास किया होगा, क्योंकि फिर उस लीड को मेंटेन करना भी आसान काम नहीं होता। वर्ष 1962 से लेकर 2017 के बीच गुजरात में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब वहां चुनावों में 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई और यह बात है वर्ष 2012 के चुनाव की। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी चुनाव था, क्योंकि 2014 में फिर वो प्रधानमंत्री बन गए थे। और बड़ी बात यह है कि उस समय गुजरात में वोटिंग परसेंटेज में 10% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उस समय
नरेंद्र मोदी बीजेपी को 115 सीटें जिताने में ही कामयाब हुए थे। 127 तब भी नहीं आई जो 2002 में आई थी, और बीजेपी को तब लगभग 48% वोट मिला था। तो वोट परसेंटेज अच्छा था, 48% अच्छा माना जाएगा, लेकिन सीटें आई थी 115, जो कि अच्छी हैं, मजबूत तरीके से सरकार बनी। 2012 का चुनाव 3 और वजहों से बहुत खास था। ऐसा क्यों हुआ कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकले? पहला, इन चुनावों से पहले यूपीए की सरकार ने गुजरात दंगों को लेकर कई तरह की जांच कमेटियां बना दी थी, और वर्ष 2010 में प्रधानमंत्री मोदी से गांधीनगर में एसआईटी ने 9 घंटे की पूछताछ की थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री मोदी को बहुत विक्टिमाइज किया गया, और लोगों को ऐसा लगा कि यूपीए की सरकार हमारे अपने आदमी को तंग कर रही है, परेशान कर रही है। अभी हमने आपको कल भी बताया था कि गुजरात की जो जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत इमोशनल है। उनका एक बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है मोदी के साथ, और मोदी को जब कोई तंग करता है, उन्हें कोई उनका अपमान करता है, तो जनता उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। और विपक्ष के जो लोग हैं वो इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए कि वो जितना मोदी का अपमान करेंगे, मोदी का समर्थन उतना ही बढ़ेगा। इसलिए तब गुजरात की जनता गुस्से में भी ज्यादा बाहर निकली थी और उसने वोट डाला। इसके अलावा 2010 में ही मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में अमित शाह को खुद कोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया था। गुजरात की जनता नाराज थी, गुस्से में थी। दूसरी बात, 2012 वही साल था जब नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाने की तैयारी शुरू हो गई थी, यानी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तीसरी बात, उस समय गुजरात में मोदी बतौर मुख्यमंत्री 11 वर्ष पूरे कर चुके थे, और इन 11 वर्षों में जो उन्होंने शानदार काम किए, जो गुजरात मॉडल देश के सामने रखा, उसने चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि 2017 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी को सबसे कम 99 सीटें मिली थी। यह बीजेपी के लिए भी एक बहुत धक्का था कि उसकी जो सीटों की टैली है वो 100 से भी नीचे चली गई, और यह पहला चुनाव था जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात से दिल्ली आ गए 2014 के बाद, उसके बाद यह पहला चुनाव हुआ था, और इसके 2 कारण थे। पहला था, आरक्षण के लिए पटेलों का आंदोलन उस समय चल रहा था, जिसकी वजह से जनता बीजेपी से नाराज थी, और जो आंदोलनकारी थे उस समय वो कांग्रेस के साथ थे, इसलिए कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा कारण यह था कि मोदी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, वो दिल्ली आ चुके थे। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो शायद उस स्थिति को बेहतर तरीके से डील कर पाते। अब आपको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की स्थिति के बारे में भी जान लेना चाहिए। 1995 से 2017 के बीच कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 2017 में, जब उसने सबसे ज्यादा 77 सीटें जीती, और उसका वोट शेयर सबसे ज्यादा 41.5% रहा। यह कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस था। हालांकि कांग्रेस के इस अच्छे प्रदर्शन की वजह थी पाटीदार आंदोलन, उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत फायदा मिला। एक और बात, पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस का औसत वोट शेयर 40% के आसपास रहा है, जबकि बीजेपी का औसत वोट शेयर 49% के आसपास रहा है। यानी ये जो 9% का अंतर है, इसी अंतर ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता में बनाकर रखा है। लेकिन इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी आ गई है। 2017 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी उस समय सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी, नेट प्रैक्टिस के लिए आई थी, देख रही थी कि गुजरात का जो चुनावी मैदान है वो कैसा है, पिच कैसा है, कैसी कंडीशन है, वहां पर बॉल कैसी आती है। तो वो बस एक प्रैक्टिस के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे कि यहां क्या है। देखकर चले गए, क्योंकि उन्हें उस समय उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए उनके सारे खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात की 182 में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी इस बार गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, तैयारी के साथ इस बार आई है, और अब वो गुजरात की पिच को समझ चुकी है, गुजरात की जो कंडीशंस हैं उनको समझ चुकी है, गुजरात की उस पिच पर बॉल कैसी आती है और कैसे स्विंग होती है, वो सब आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इस बार वो तैयारी के साथ उतरे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। असल में आम आदमी पार्टी गुजरात में खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहती है, और
अगर वो कांग्रेस के वोट काटने में सफल रहती है तो उससे बीजेपी को फायदा ज्यादा होगा। तो अगर आप देखें पूरा जो इस समय इक्वेशन है वो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे तो बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि वो बीजेपी के वोट कम काटेगी और कांग्रेस के वोट ज्यादा काटेगी। और जो लोग दूसरा विकल्प चाहते हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं, वो असल में आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। और जो बदलाव चाहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस के वोटर अभी तक रहे हैं। बीजेपी के वोटर बहुत कम ऐसे होंगे जो बदलाव चाह रहे होंगे और जो आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी वहां पर असल में कांग्रेस को खत्म कर रही है। और इस बार जो आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य होना चाहिए और जो होगा वो सरकार बनाने का नहीं है, वो सीटें जीतने का नहीं है। इस बार लक्ष्य ये है कि वो एक विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आने लगे, लोगों को एक विकल्प की तरह वो नजर आने लगे। और अब जब भी लोग बदलाव के बारे में सोचें तो वो कांग्रेस के बारे में ना सोचकर आम आदमी पार्टी के बारे में सोचें। लेकिन अगर ये मामला त्रिकोणीय हुआ, ये लड़ाई, तो यकीन मानिए फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। इस बार गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है, जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही मामूली सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि गुजरात के बाकी के समीकरण पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। गुजरात में हिंदू आबादी लगभग 89% है और मुस्लिम आबादी है 10%। अब तक गुजरात में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के सभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मुस्लिम आबादी के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं। यानी आप यह मानकर चलिए कि गुजरात का जो मुसलमान है वो कांग्रेस का कट्टर समर्थक है, वो कांग्रेस को ही वोट देता है चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस को गुजरात में मुसलमानों के औसतन 70% तक वोट मिलते हैं। तो आप ये मान लीजिए गुजरात का जो वोटर है जो 10% है उसका 70% वोट कांग्रेस को मिलता है, जबकि औसतन 20 से 25% मुसलमानों के वोट अब बीजेपी को मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं मिल रहा, लगभग 20-25% वोट मुसलमानों के अब बीजेपी को भी मिल रहे हैं। ये बीजेपी के ये मुसलमान वो मुसलमान वोटर हैं जो मोदी को अपना भाईजान मानते हैं और वो मोदी भाईजान को अपना वोट देने लगे। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। ओवैसी की पार्टी गुजरात की उन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं और उसकी नजर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसमें मुसलमानों के 70% वोट इस समय जमा है। यानी कांग्रेस के लिए चुनौती इस बार ज्यादा है, लेकिन यह चुनौती होगी सिर्फ 13 चुनावी क्षेत्रों में 13 सीटों पर। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में इसी आधार पर चुनाव लड़ते हुए जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों को बांटा है वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो अब आप बड़ी बात यह समझ लीजिए कि जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी कांग्रेस का वोट उनकी तरफ जाएगा, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां भी कांग्रेस का वोट ही आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। इसलिए जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो कांग्रेस को होने वाला है। लेकिन क्या इस बार गुजरात का मुस्लिम वोटर कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को वोट देगा? अगले पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि गुजरात का मुस्लिम वोटर इस बार क्या सोच रहा है। क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाएगा? इसका जवाब है नहीं जाएगा। गुजरात का मुस्लिम वोटर अब भी कांग्रेस को ही वोट देगा, आम आदमी पार्टी को नहीं देगा। उसका एक कारण है, वो कारण ये है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से गुजरात में बीजेपी और ज्यादा शक्तिशाली होगी और ज्यादा मजबूत होगी, जो कि गुजरात का मुसलमान नहीं चाहता। और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने अपना वोट आम आदमी पार्टी को दे दिया तो कांग्रेस कमजोर होगी और आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। इसलिए वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ ही था और आज भी कांग्रेस के साथ ही रहेगा। ऐसी संभावना लग रही है कि वो आम आदमी पार्टी को अगर देगा भी तो बहुत कम मुसलमान उसे वोट देंगे। अब नोट करने वाली बात आपके लिए एक ये भी है कि जिन जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से कम होती है वहां वो 2 या 3 पार्टियों के बीच झूलते रहते हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात में 10% आबादी है तो वहां मुसलमान ओवैसी की पार्टी को भी वोट दे देंगे, कुछ आम आदमी पार्टी को भी दे देंगे,
ज्यादातर कांग्रेस को देंगे। ये उन राज्यों की बात है जहां पर मुसलमानों की आबादी 20% से कम है, तो उनका वोट बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही किसी राज्य में या किसी बड़े क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 20 या 25% को क्रॉस कर जाती है, वहां पर मुसलमानों की अपनी एक पार्टी बन जाती है, उनकी अपनी पार्टी बन जाती है, जहां जहां भी वो 20 से 25% वोटर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए केरल में मुसलमानों की आबादी लगभग 27% है और वहां इस आबादी का नेतृत्व मुस्लिम लीग पार्टी बनती है। जैसे ही वो 20% से ऊपर गए, उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी है और वो अपनी पार्टी को वोट देते हैं। असम में मुस्लिम आबादी लगभग 35% है और वहां भी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की एक पार्टी बन गई है जो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात करती है। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी 43% है और वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों की अपनी पार्टी माना जाता है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है जहां मुसलमानों की आबादी 27% है। वहां पर भी मुसलमानों ने अपनी पार्टियां बना ली हैं या अपने अपने संगठन गुट बना लिए हैं। भारत की क्षेत्रीय राजनीति बहुत कुछ बताती है। तो आगे अब जब बढ़ेंगे उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि जहां जहां जिन राज्यों में आज भी मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो 20% से कम है, 15%, 10-15% के आसपास है, वहां तो वो दूसरों की पार्टियों को वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही वो 20% के ऊपर जाते हैं, वहां उनकी अपनी धर्म के आधार पर उनकी अपनी पार्टी खड़ी हो जाती है, जो कि गुजरात में अभी वो समय नहीं आया है क्योंकि उनकी आबादी सिर्फ 10% है अभी वहां। लेकिन जिस दिन उनकी आबादी 20-25% हो जाएगी, गुजरात में भी एक अलग इस्लाम धर्म के आधार पर बनने वाली पार्टी आ जाएगी। अब देखिए कि क्षेत्रीय दल कैसे राजनीति करते हैं, यह भी आपके लिए आज समझने की बात है। असल में हर राज्य में कोई ना कोई जाति ऐसी जरूर होती है जिसकी जो हिस्सेदारी है कुल वोट शेयर में वो 15% के आसपास या उससे ज्यादा होती है। हर राज्य में एक ऐसी जाति जरूर होती है। क्षेत्रीय पार्टियां सबसे पहले इसी जाति को एकजुट करती हैं और अपने आप को उसी जाति की पार्टी के तौर पर ब्रांड करती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले यादव वोट बैंक को मजबूत किया। यही काम लालू यादव ने बिहार में किया। यादव वोट बैंक जो था सबसे पहले उसे अपनी तरफ लाए। यही काम काशीराम ने भी किया था जब वो बीएसपी पार्टी लेकर आए थे और तब उनका फोकस सिर्फ दलित वोटर्स पर था। और काशीराम जब शुरुआत में जो उनके शुरुआती दिन थे पार्टी बनाने के, उस समय वो ये कहते थे कि मेरी रैली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दलित नहीं है तो वो बाहर चला जाए, क्योंकि मुझे दलितों के अलावा किसी का वोट चाहिए ही नहीं। ये वो समय होता है जब ये पार्टियां कहती हैं हमें सरकार नहीं बनानी, हमें चुनाव भी नहीं जीतना, हमें तो बस अपना जो वोट बैंक है उसका प्रतिनिधित्व करना है और उसको न्याय दिलाना है। इसलिए वो पूरा की पूरा जो वोट बैंक है वो उनके साथ आकर खड़ा हो जाता है। वो आप किसी भी रीजनल पार्टी के तौर पर आप देख लीजिए, यही पैटर्न होता है। लेकिन जैसे ही इन नेताओं ने एक जाति और एक समुदाय को अपने साथ एकजुट जब कर लिया, उसके बाद ये सारे नेता जब दूसरा वोट बैंक तलाशते हैं तो उसमें सबसे पहले यही मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ते हैं। और जैसे मान लीजिए मुलायम सिंह और लालू यादव को अगर आप लें तो सबसे पहले उन्होंने वाई को कंसोलिडेट किया। वाई मतलब यादवों को। और जब यादव 15-20% उनको मिल गए तो उन्होंने चुपचाप वाई के साथ एम को भी जोड़ दिया। एम यानी मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ दिया। और फिर ये जो ब्लॉक बनता है ये 15% प्लस जो मुसलमानों के 10 से 15% और वोट होते हैं, ये बन जाता है कुल मिलाकर 25 से 30% का वोट बैंक। और जिस भी पार्टी के पास क्षेत्रीय दल में अगर आपके पास 25-30% का वोट बैंक है तो आप उस क्षेत्र में एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं। और सारी चुनावों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने यही रणनीति अपनाई है। वो पहले अपनी जाति को अपनी तरफ लाते हैं, अपनी जाति के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उस जाति की पार्टी हैं, और उसके बाद उसमें मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ लेते हैं और फिर ये अच्छा बढ़िया ब्लॉक बन जाता है। और आप याद कर लीजिए जब काशीराम आए थे तब उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हम दलितों की पार्टी हैं, हमें दलितों के अलावा किसी की वोट नहीं चाहिए। लेकिन बाद में उसी पार्टी में उन्होंने मुसलमानों को भी जोड़ा, उन्होंने ब्राह्मणों को भी जोड़ा, सवर्णों को भी जोड़ा। और यही काम मुलायम सिंह यादव ने किया, यही काम लालू यादव ने किया, यही काम बाकी के लोगों ने भी किया। अब गुजरात के चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन हम आपको यहां एक नंबर बताना चाहते हैं। गुजरात में कुल वोटर्स की संख्या है 4,91,00,000। अगर राउंड फिगर देखें लगभग 5 करोड़ वोटर्स हैं। और अगर हम
आप मान लीजिए कि राज्य में इस बार 60% वोटिंग होती है, तो इस हिसाब से चुनाव में कुल मिलाकर 2,94,00,000 वोट पड़ेंगे। 2,94,00,000। बीजेपी का औसत जो वोट शेयर है वो है 49%, और अगर इस बार भी 49% ही रहता है, बढ़ता नहीं है, तो इस हिसाब से उसे मिलेंगे 1,44,00,000 वोट। और अगर ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी फिर से गुजरात में अपनी सरकार बहुत ही आसानी से बना लेगी। एक और बात आपके लिए यहां जानने की है कि बीजेपी के गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के सदस्य हैं, और ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुजरात में बीजेपी के प्राइमरी मेंबर्स हैं। अब आप सोचिए, अगर 1 या 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास 1.25 करोड़ वोट तो यहीं आ गए। और अगर उनके परिवारों में एक एक आदमी और वोट डालता है बीजेपी को, तो आप समझ लीजिए ये संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच जाएगी अगर ऐसा हुआ। हालांकि ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के पास गुजरात में हैं, और अगर उन्होंने भी वोट डाल दिए अपने सारे, और उनके परिवारों ने भी अगर वोट डाल दिए बीजेपी को, तो बीजेपी बहुत ही आसानी से सरकार बना लेगी। ये जो एडवांटेज है ये कांग्रेस के पास नहीं है वहां पर, और ये एडवांटेज आम आदमी पार्टी के पास भी गुजरात में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, आज भी बहुत सारे लोग गुजरात में ये सोचते हैं कि कांग्रेस का कमजोर होना गुजरात की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस का मजबूत रहना गुजरात की राजनीति के लिए अच्छा है। वहां के जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं वो भी यही सोचते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया, और आपको याद होगा कल हमने भी आपको यही कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग दिखाई दे रहे हैं आजकल, असल में वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। वो सब भारत को तोड़ने के सपने देखते हैं। ऐसे लोगों के साथ पदयात्रा करके राहुल गांधी भारत को कैसे जोड़ सकते हैं, यही मुद्दा आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया है। આ અમારી ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી પાણી વગર તરસતી હોય, અમારું બનાસકાંઠા ધૂળની ડમરીઓમાં ગુજારો કરતું હોય, પાણી માટે મેં વલખા મારતા હોય, અને જેણે પાણીને રોક્યું હોય ને ભાઈ, એ પાપને માફ કરાય? જેણે પાણી રોક્યું હોય ને પાપને માફ કરાય? અરે ઘરમાં પાણી ના હોય ને વટ્ટે માર્ગુ જતો હોય ને, तो घरमांथी अर्धो लोटो पानी वट्टे मार्गू ने पीवड़ाइए, ये हमारा बनासकांठाना संस्कार है भाई। तो आज हमने आपको गुजरात के बारे में वो सारे आंकड़े दिखा दिए। अब आप गुजरात की पिछले 25 साल की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। गुजरात के डीएनए को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वहां के वोटर्स के डीएनए को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपने देख लिया कि कांग्रेस का क्या पैटर्न रहा है, बीजेपी का क्या अभी तक पैटर्न रहा है, गुजरात के वोटर्स का अभी तक क्या पैटर्न रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितने भी लोगों ने आज का शो ध्यान से देखा होगा, अब आप सब गुजरात की राजनीति के एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। अब हम आपको उस जांच रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो ये कहती है कि सत्येंद्र जैन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक सेल को स्पा बनाकर रख दिया था, और उनकी सेवा में सिर्फ जेल के कैदी ही काम नहीं कर रहे थे, बल्कि तिहाड़ जेल के कई बड़े अधिकारी खुद उनसे ये पूछने के लिए जाया करते थे कि सर आपको जेल में कोई तकलीफ तो नहीं है, सर बताइए हम आपके लिए और क्या सुविधाएं कर सकते हैं। यानी इस जांच रिपोर्ट ने सत्येंद्र जैन की पोल खोल दी है, और ये जांच रिपोर्ट आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इसमें कई अहम बातों का खुलासा किया गया है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। पहली बात, जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज और दूसरे काम करने के लिए कुल मिलाकर 5 कैदियों को चुना गया था। बड़ी बात यह है कि इन 5 कैदियों से यह कहकर काम करवाया जा रहा था कि उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद की जाएगी, और अगर वो सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं करते तो उन्हें जेल में टॉर्चर किया जाएगा, उन्हें जेल में परेशान किया जाएगा। और उन सब के नाम अभी आपने स्क्रीन पर देख लिए। इनमें रिंकू नाम का जो कैदी सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था, जिसे आम आदमी पार्टी के लोग फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे और इसे फिजियोथेरेपी बता रहे थे, वो असल में एक रेपिस्ट है, और उसने भी ठीक यही आरोप लगाया है। इसके अलावा मनीष नाम का जो कैदी सत्येंद्र जैन को उनके सेल में बाहर से खाना लाकर दे रहा है,
उनके फल काट कर दे रहा है, उस पर भी एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप है। और उसका भी यही कहना है कि जेल अधिकारियों ने उससे यह कहा था कि अगर वो सत्येंद्र जैन के सेल की साफ सफाई करता है और दूसरे काम करता रहेगा तो उसे पैसे के साथ साथ जेल से बाहर निकलने में भी मदद की जाएगी। मैं आपको आज पढ़कर बताता हूं कि इस जांच रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जांच रिपोर्ट मैं अपने साथ लाया हूं, काफी लंबी चौड़ी जांच रिपोर्ट है। देखिए, रिंकू कहता है, आई हैव प्रोवाइडेड द मसाज टू द इनमेट श्री सत्येंद्र जैन एंड दैट टू एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जेल ऑफिशियल्स। रिंकू ने साफ कह दिया और वो ये कह रहा है कि अब मुझे धमकियां दी जा रही हैं और मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया गया था। इसके अलावा रिंकू ने यह भी कहा है कि उसे फिजियोथेरेपी का या मसाज देने की कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो ये भी नहीं जानता मसाज कैसे दी जाती है। उससे तो जब जबरदस्ती ये कहा कि जैन साहब की सेवा करनी है और उसने ये काम शुरू कर दिया। असल में इस रिंकू का जो काम है, जो इसका प्रोफेशन है, वो शादियों में घोड़ी प्रोवाइड कराता था, ये उसका काम है। अब देखिए कि सत्येंद्र जैन वैसे तो खुद को धार्मिक बताते हैं, अदालत में कहते हैं कि वो तब तक भोजन नहीं करते जब तक कि वो मंदिर नहीं जाते, लेकिन दूसरी तरफ वो जेल में ऐसे लोगों से अपनी सेवा करवा रहे हैं जिन पर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने का आरोप है। जो आप देख रहे हैं, जिससे सत्येंद्र जैन बड़े आराम से इत्मीनान से बैठकर अपने बालों की सिर की मालिश करवा रहे हैं, ये असल में एक छोटी बच्ची का बलात्कारी है। एक और सज्जन जो अभी जेल की सफाई कर रहे थे, वो भी एक छोटी बच्ची का बलात्कारी है। अब सत्येंद्र जैन का धर्म कहां चला गया? अब उनकी धार्मिक मान्यताएं कहां चली गई? वो बिना मंदिर जाए खाना नहीं खाएंगे, लेकिन वो एक बलात्कारी से मालिश करवा लेंगे, वो एक बलात्कारी के हाथों से खाना खा लेंगे, वो एक बलात्कारी से बाहर से खाना मंगवा लेंगे, वो एक बलात्कारी से अपने कमरे की सफाई करवा लेंगे। यहां उन्हें कोई पाप नहीं दिखता, यहां उनका धर्म आड़े नहीं आता। धर्म आड़े बस वहीं आता है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बलात्कारी जब खाना लेकर आएगा तब उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो आज हम सत्येंद्र जैन से पूछना चाहते हैं कि आज उनका धर्म कहां गया, जब ये सारे बलात्कारी, ये सारे अपराधी, और वो भी ऐसा अपराध जिसको कोई माफ नहीं कर सकता, वो सारे अपराधी, अब ये अपराधी जो आप देख रहे हैं, ये एक बलात्कारी है, छोटी बच्ची का बलात्कारी है, ये खाना लेकर आया है। अब सत्येंद्र जैन का धर्म कहां चला गया? उसके हाथ का खाना तो बड़े आराम से खा रहे हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में उन आरोपियों से कई बार मुलाकात की जिन्हें ईडी ने उन्हीं के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। यानी जो लोग इस मामले में जैन के साथ खुद आरोपी हैं, उनसे सत्येंद्र जैन अपने सेल में लगातार मिलते थे और हो सकता है कि उन्होंने इस केस को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की होगी। यानी सत्येंद्र जैन का बाकायदा दरबार लगता था। देखिए, आपके सामने है, सत्येंद्र जैन का दरबार लगा हुआ है। सत्येंद्र जैन बड़े आराम से एक राजा की तरह लेटे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, आदेश दे रहे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा है कि सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल के नियमों का मजाक बनाकर रख दिया, मखौल बना दिया इस जेल का। 31 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जेल भेजा गया, तब से लेकर उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनसे लगातार कई बार मिलने के लिए आई और इस दौरान उनकी पत्नी के लिए कई बार उनकी पत्नी उनके लिए घर का बना हुआ खाना लाती रही और इन मुलाकातों के दौरान किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। 16 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में अपनी पत्नी और बेटी से 8 बार मिले और हर बार यह मुलाकात जेल के ऐसे परिसर में होती थी जहां कैदियों या उनके परिवारों के जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन जेल प्रशासन इस दौरान सत्येंद्र जैन पर पूरी तरह मेहरबान था। नियमों के मुताबिक कोई भी कैदी अपने परिवार से हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिल सकता है और इस दौरान मुलाकात का समय भी आधा घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इस नियम की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, मैं आपको आज पढ़कर बताता हूं। वो रिपोर्ट भी मैं लेकर आया हूं, मेरे हाथ में वो रिपोर्ट भी है और आपको मैं बताता हूं। देखिए, 16/9/2022 को उनकी पत्नी और उनकी बेटी आते हैं। 2 घंटे 28 मिनट, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 2 घंटे 28 मिनट की मुलाकात चली है। 19 सितंबर को 1 घंटा 27 मिनट, 20 सितंबर को 45 मिनट, उसके अगले दिन 30 सितंबर को 1 घंटा 26 मिनट, फिर 1 घंटा 39 मिनट, 1 घंटा 37 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट
और उसके बाद जो आखिरी मुलाकात जिसका रिकॉर्ड इसमें रखा गया है वो है 53 मिनट। डेढ़ घंटे, 2 घंटा 28 मिनट, आप समझ लीजिए 2.25 घंटे अपने परिवार से वो मिलते रहे। परिवार के अलावा सत्येंद्र जैन ने पूर्व डीजी जेल, जो जेल के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल से भी कई बार मुलाकात की। और ये वही संदीप गोयल हैं जिन पर सुकेश चंद्रशेखर ने 12.5 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इसमें लिखा है सत्येंद्र जैन ने हाल ही में कोर्ट में, आपको याद होगा, याचिका दायर की थी जिसमें कहा था कि अदालत में उन्हें जैन धर्म के हिसाब से फल और सैलेड नहीं मिल रहे। लेकिन अब इस रिपोर्ट में यह पता चला कि सत्येंद्र जैन जेल में अच्छे से अच्छा खाना खाने के लिए एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे थे। और ये जो डीजी है संदीप गोयल, ये डीजी साहब खुद उनसे मिलने के लिए उनके जेल के सेल में आते थे। एक मुलाकात उनकी 50 मिनट तक चली। अब आप सोचिए, डायरेक्टर जनरल जेल का, उसका क्या काम एक कैदी के पास उसके कमरे में जाने का और 50 मिनट उसके साथ रहने का। जेल में हर कैदी को एक अकाउंट कार्ड मिलता है जिसमें हर महीने अधिकतम 7,000 रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं और इस 7,000 रुपए से वो जेल की कैंटीन से कोई भी चीज खरीद सकता है। सत्येंद्र जैन अपने अलावा 3 से 4 और कैदियों के इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और हर महीने उनमें अधिकतम 7,000 रुपए जमा करवा दिए जाते थे। जिन कैदियों का अकाउंट कार्ड वो इस्तेमाल कर रहे थे उनके बारे में भी इसमें सारी चीजें आज लिखी हुई हैं। और आज अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सत्येंद्र जैन जो हैं ये कैसे इन्होंने जेल का मजाक बनाकर रखा था। देखिए, ये जेल कहीं बिहार की होती, यूपी की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, किसी अंदरूनी इलाके की कोई जेल होती, उनके बारे में तो हम ऐसा सुनते थे कि ऐसी सुविधाएं वहां वीआईपीज को मिलती हैं। लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल और उसमें ये सब कुछ हो रहा है, आप अंदाजा लगाइए क्या दिन आ गए हैं और भ्रष्टाचार कितने चरम पर है। और आखिर में इसमें लिखा है कि द सीरियस लैप्सेस, इलीगैलिटीज कमिटेड बाय जेल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये जांच समिति जो है दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा गठित है। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी विजिलेंस शामिल है। मतलब ये सरकारी अधिकारियों ने बनाई है और ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के ही अफसरों ने तैयार की है। हालांकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस रिपोर्ट को असंवैधानिक बता रही है, जाहिर है बताएगी ही। लेकिन इसमें साफ लिखा है, इसमें संदीप गोयल का नाम लिखा है, कहा है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और कमिटी ऑल्सो होल्ड्स दैट सत्येंद्र जैन एंड he is an inmate and minister too is involved in the violation of the norms and rules of the prison and in the misuse of his official position and authority। अब ये दिल्ली के लोगों को तय करना है कि वो सत्येंद्र जैन के उन दावों को सही मानती है या गलत। और अब आखिर में आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो आज के लिए, आज इतना समय नहीं बचा कि मैं आपको इतिहास बता सकूं, इसलिए आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब कोई आपको देखकर भी अनदेखा करे तो समझ लीजिए उसकी नजर आप पर ही है। नमस्कार।